थोड़ा थोड़ा चार्ज कर ले यार, जब है व्यवस्था तो खटोरों का है तो अपने पास व्यवस्था है तो क्यों छोड़ा। मैंने उसको बोला था 1 लीटर घास ले आना, वो डाल देना थोड़ा नीचे हो जाएगा। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल, वॉइस आ रही है अभी सभी को? नमस्कार। चलिए गाइस, हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, है ना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ना है, मतलब प्रोनाउंस अपन को आज कंप्लीट करना है, ठीक। तो कल लास्ट में हम लोग ने जो रूल्स पढ़ा था, ठीक है, कोई मुझे जल्दी से बताएगा कल लास्ट में हमने क्या रूल्स पढ़ा था? एनीवन टेल मी, कल क्या पढ़ा था? हुज, वेरी गुड। ठीक है, कल हमने लास्ट रूल्स पढ़ा था हुज को लेकर के, ठीक है। मैंने हुज की बात करी थी। हुज का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? पजेसिव केस के लिए। किसके लिए होता है? पजेसिव केस के लिए होता है। पजेसिव केस का मतलब क्या होता है? जब एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पर अधिकार हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेन, और उस पेन पे मेरा अधिकार है, मैंने कहा मेरा पेन, तो ये क्या आपका पजेसिव है। ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि हुज का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों नाउन के लिए कर सकते हैं, और इसका प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं तथा सबके लिए किया जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस व्हाट का प्रयोग। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट्स का प्रयोग। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, WH, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, ठीक है। हाँ, शॉर्टकट बता दीजिए, ठीक है। कल की क्लास आपकी संडे रहेगी, और मैं कल आपको पूरा प्रोनाउंस शॉर्टकट में पूरा बता दूंगा, प्लस के अलावा टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। चले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। व्हाट मींस होता है आपका क्या, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? व्हाट मींस क्या। चलिए, तो व्हाट का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, ठीक है। व्हाट का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? तो व्हाट का जो प्रयोग है, याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा, यानी कि आपका भाववाचक को क्या बोलेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा के लिए होता है। व्हाट का प्रयोग कहाँ होता है? भाववाचक संज्ञा के लिए होता है। व्हाट का प्रयोग आपका जो स्पीच है या आपका जो कथन है वह कार्यों के लिए होता है। व्हाट का प्रयोग बिना किसी एंटीसीडेंट के किया जाता है। एंटीसीडेंट क्या होता है ये समझ लो पहले। मैंने आपसे कहा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ये क्या होता है पहले ये समझिए।
एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि हम एक पार्ट का रोल किसी दूसरे पार्ट के साथ निभाते हैं। मतलब अगर एक पार्ट को अलग कर दिया जाए तो दूसरे पार्ट का कोई रोल नहीं होगा। मतलब पहला जो कथन है वो दूसरे कथन पर क्या होगा, आधारित होगा या बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। अच्छा, करना क्या है, करना ये है भाई कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का जो प्रयोग करते हैं वो कहां करते हैं, भाववाचक संज्ञा यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। और क्या बोला मैंने, ये जो है आपका कथन व कार्य यानी कि आपका जो स्पीच है या आपका जो वर्क है दोनों के लिए होता है। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। देखिए, इसमें मैंने आपसे क्या कहा, व्हाट का जो प्रयोग है कहां किया जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा के लिए। कहां किया जाएगा, भाववाचक संज्ञा, या इंग्लिश में कह दो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। व्हाट का प्रयोग है वो कथन और कार्यों के लिए होगा। किसके लिए होगा, कथन या फिर कार्य। ठीक है, कथन या फिर कार्य के लिए होगा। व्हाट का प्रयोग बिना किसी एंटीजेंट के नहीं होता है, अर्थात व्हाट से पहले इसका सब्जेक्ट नहीं आता है। क्या, व्हाट से पहले इसका सब्जेक्ट नहीं आता है, नहीं आता मतलब इसका एंटीसीडेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, बिना किसी एंटीसीडेंट यानी कि सब्जेक्ट व्हाट से पहले नहीं आएगा। हमने कल देखा था ना, जैसे मैंने कहा अ गर्ल हु इज माय सिस्टर, अ गर्ल लड़की, हु इज माय सिस्टर, तो हु के पहले क्या आ गया था, गर्ल। और ये जो आपने कहा ना अ गर्ल हु इज माय सिस्टर, लड़की जो मेरी बहन है, इज अ बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर है। ठीक, तो यहां पे अ गर्ल हु, तो अ गर्ल हु के पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया था अ गर्ल। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा ये कार्य और कथन के लिए होता है इसका प्रयोग, लेकिन व्हाट से पहले इसका सब्जेक्ट नहीं आता, इसका मतलब इसका एंटीसीडेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब इसका रोल देखते हैं कैसा होता है। एग्जांपल देखिए कैसे है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दैट I said yesterday? भाई ये आपका जो कथन है ये कथन है आपका, जल्दी से बताइए इसमें क्या गलत है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, दैट कि आई सेड यस्टरडे, जो मैंने कल कहा था, जो मैंने कल कहा था वो तुम्हें याद है। तो डू यू नो, डू यू रिमेंबर दैट, है ना। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे डेट का प्रयोग, चलो यहां पे डेट का प्रयोग हो रहा है। मुझे ये बताओ, कल हमने एक रूल पढ़ा था अबाउट द डेट, तो डेट का रूल किसको याद है। यहां पे डेट की जगह पे व्हाट आएगा आप कह रहे हो, लेकिन जब आपको तब पता चलेगा ना पेपर में कि आप यहाँ पे डेट का मतलब भी जो होता है, व्हाट का मतलब भी जो होता है, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, जो, है ना। बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पता कैसे चलेगा भाई कि यहाँ पे डेट आएगा या फिर व्हाट आएगा। तो अभी जैसे मैंने कहा व्हाट का जो प्रयोग है वो भाववाचक संज्ञा, है ना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के लिए होता है। तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है व्हाट आई सेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कार्य या कथन, तो तुम्हें याद है जो मैंने कहा, तो कहा मतलब क्या, ये किससे रिलेट कर रहा है, ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या कहा आपको, कथन। तो यहाँ पे ये क्या कथन है, जो मैंने कहा, क्या तुम्हें वो याद है, ये कथन, कथन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, कथन आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डेट का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, व्हाट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, व्हाट का। तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है व्हाट आई सेड यस्टरडे, जो मैंने कल कहा। ठीक, अच्छा, डेट में ऑल सम ओनली एनी फ्यू आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, शानदार। यही चीज आपको पेपर के टाइम में रिकॉल होनी चाहिए गाइस, है ना। इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते रहा। प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है एक्चुअली में कि हमने जो चीज पढ़ी है ना वो रिकॉल होती रहती है। तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पे आंसर कर दिया कि सर डेट का जो प्रयोग है ऑल सम ओनली एनी फ्यू आता है, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है।
तो उसकी मीनिंग भी जो थी हिंदी में, इसकी मीनिंग भी जो है, तो लगाने को कुछ भी लगा दें। लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है ना। पेपर में आपको तभी मार्क्स मिलेंगे जब आप रूल को ही अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपने कह दिया कि सर यहाँ पे कोई भी सम, ओनली, एनी, फ्यू, ये सब नहीं आ रहा है, तो पहली बात तो डेट का प्रयोग नहीं होगा। फिर किसका प्रयोग होगा? व्हाट का। व्हाट का क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि व्हाट का जो प्रयोग होगा या तो कार्य या तो कथन, है ना, या तो किसी कार्य की बात चल रही होगी या कथन। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि व्हाट से पहले इसका सब्जेक्ट नहीं आता है। डू यू रिमेंबर व्हाट? क्या इस व्हाट के पहले कोई सब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिमेंबर आ रहा है, तो डू यू रिमेंबर, ठीक है। जबकि वहां पे क्या कर रहे थे अपन? आई परचेज व्हाट यू गिव मी, ठीक। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसी कोई बात आएगी तब आपको ये चीज देखना है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट के पहले क्या कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। क्वेश्चंस है ना सर? पूछ रहा है सर। हाँ, जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे आपका आंसर भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा आई एट व्हाट यू गिव मी, सुनना ध्यान से, मैं अपने मन से बना रहा हूं। आई एट व्हाट यू गिव मी। क्या हुआ इसका मतलब? आई एट, मैंने खाया, व्हाट, जो तुमने मुझे दिया। याद रखिएगा, ये तो मैंने सीधे ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन जब इसको आप जमाओगे हिंदी में तो क्या हो जाएगा? जो तुमने मुझे दिया मैंने खाया, जो तुमने मुझे दिया मैंने खाया, मतलब जो भी तुम्हारे पास था, जो तुमने मुझे दिया मैंने खा लिया। तो याद रखिएगा आई एट। अब देखो व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन व्हाट के पहले यहाँ क्या कोई सब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस व्हाट का एंटीसीडेंट बन रहा है क्या? आई एट व्हाट यू गैव मी। देखना, सुनना मेरी बात, अगर मैं इस पार्ट को अलग कर दूं, आई एट, तो अपने आप में पूरा हो गया, मैंने खाया। और देखिए यू गैव मी, तुमने मुझे दिया, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो एंटीसीडेंट जो मैंने वर्ड कहा था, इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर बेस होना। मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज ऐसी होती है ना कि अगर इसको हटा देते तो इसका कोई रोल नहीं रहता, अगर इसको हटा दे तो इसका कोई रोल नहीं रहता, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। लेकिन यहाँ पे एंटीसीडेंट का कोई रोल नहीं होता, मतलब व्हाट के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा। ये जो व्हाट है वो किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट है। ये व्हाट का यूज किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं हो रहा है। इसका मतलब या तो कुछ पूछे या फिर बताए। हाँ, ठीक। कथन है, कार्य है, ठीक है, दो ही चीज है आपको। और एग्जाम्पल देख लो, अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है, आगे बढ़ जाए इसमें। क्लियर कर दे इसको। इसके पास में तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं पेज के लिए। एक सेकेंड, इसमें हट ही जाता है। चलिए, चलो दूसरा एग्जांपल से आप ही लोग बताएंगे, है ना। एक एग्जांपल और है, बताइए जरा इसको। What you told me, what you told me cannot be believed, cannot be believed। ठीक है, What you told cannot be believed, जो तुमने कहा विश्वास नहीं कर सकता, जो कुछ है ना। What you told me, जो तुमने मुझसे कहा, कैन नॉट बी बिलीव, विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है? जल्दी से बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें भी कोई मिस्टेक है? What you told me cannot be believed, जो कुछ तुमने कहा है ना, जो तुमने मुझसे कहा, कैन नॉट बी बिलीव, विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे जो व्हाट है ये किसी सब्जेक्ट का एंटीसीडेंट नहीं है, और ये पूरा सेंटेंस क्या आपका सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है।
ठीक है, सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, हाउ कैन आई बिलीव, है ना, हाउ कैन आई हाउ कैन आई बिलीव, हाउ कैन आई बिलीव दैट what you said yesterday, what you said yesterday। चलो, हाउ कैन आई बिलीव दैट वॉट यू सेड यस्टरडे, हाउ कैन आई बिलीव, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं, हाउ कैन आई बिलीव दैट, जो वॉट की, इधर की वॉट यू सेड यस्टरडे, बताओ क्या गलत है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डेट भी लगा दिया, वॉट भी लगा दिया, बताइए क्या गलत है। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ पे डेट और वॉट कैसे यूज हो गया, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आपका वॉट ही है ना, ये जो डेट है इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा अभी, जो नहीं की, देखें, हाउ कैन आई बिलीव, है ना, हाउ कैन आई बिलीव, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि व्हाट यू सेड यस्टरडे, जो तुमने कल कहा था, तो जो तुमने कल कहा था, हाउ कैन आई बिलीव दैट, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ, तो यहां पे ये क्या है आपका, ये भी सेंटेंस आपका पूरा सही है, देयर इज नो मिस्टेक, हाउ कैन आई बिलीव दैट व्हाट यू सेड यस्टरडे, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि जो तुमने कल मुझसे कहा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको क्या करना है, दो ही चीज याद रखना है जो अभी आपको मैंने कहा, पहली चीज आपको कि या तो ये कोई कथन होगा, देखो हाउ कैन आई बिलीव व्हाट यू सेड, ये सेड आ रहा है, ये आपको टिप्स पे बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। क्या करना है, कॉपी में सीधा सीधा एक शॉर्ट ट्रिक बनाया करो कि कहीं भी अगर ऐसा आपका कोई टिप्स क्या है आपका, कि कहीं कोई आपका कथन या कार्य नजर आ रहा है ना, जैसे मैंने कहा, यू कंप्लीटेड योर वर्क व्हाट आई गैव यू, यू कंप्लीटेड, देखो इधर लिख देता हूं, you completed your work what I gave you, देखो, you completed your work, तुमने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है, what, जो I gave you, तो यहां पर क्या है, यहां पे कार्य क्या बता रहे हैं, यहां पे कार्य बता रहा है, देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में जो से, सेड, है ना, आस्क्ड, ये आपके कथन को बताता है, यानी आपका कथन स्पीच को बताता है, लेकिन यहाँ पे आपका वर्क बताता है, तो कथन हो या वर्क हो, ऐसी चीजों को अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना है तो आपका व्हाट होगा, ठीक। हाँ, इसके ऑप्शंस में याद रखिएगा डेट भी हो सकता है पेपर में, लेकिन डेट आप कब लगाओगे, आपने अभी आपको खुद ही आंसर कर दिया कि सर जहां सम लगे, समथिंग लगेगा, सम लगेगा, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, डेट का प्रयोग करना है, और यहाँ पे आपको व्हाट का प्रयोग करना है। चलो, इतना क्लियर हुआ सभी को, डन है, इतना आगे बढ़ा जाए, ठीक। अच्छा, एक नोट करने वाली बात आप लोग भी नोट करिए, यहां पे नोट करने वाली बात यह है, ठीक है, क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता, कथन और का, यार वो वर्ड पूरा कर दीजिए, कथन और कार्य, वो वर्ड पूरा कर दीजिए, आप क्या शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे, ओके। चलो, फिर से रिवाइज कर देता हूं, लेकिन इसके पहले इसको देखो जल्दी से, यहां ये नोट सभी लोग ने होप कि नोट कर लिया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं होता, इसके एग्जांपल अभी मैं
आगे दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आज पेज दूसरा लगा हुआ है तो इसमें एक पेज में ही पूरा होगा तो मिट जाएगा ये। अभी आपने कहा कि सर क्या ट्रिक बताई आपने, तो देखो कथन का मतलब क्या होता है। कथन का मतलब होता है कहना, बोलना, बताना। से, है ना, जैसे जहां पे आपका लिखा है से लिखा है, सेड लिखा है, टेल लिखा है, टोल्ड लिखा है, आस्क लिखा है, ठीक है, या आस्क्ड लिखा है ना, स्पीक लिखा है। ये सारे क्या हैं, ये सब कथन के लिए हैं। मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने बताया, मैंने पूछा, ये क्या है, ये जब है ना कथन, मैंने पूछा जो तुमने मुझे बताया, है ना, या जो तुमने मुझसे छुपाया, है ना, मैंने बोला जो मुझे कहा गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके कथन है, से, सेड, टेल, आस्क, स्पीक, ये सारे कथन है। और जब कभी ऐसे वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पे देखो सेड लिखा है, ठीक है, तो ऐसे कथन जब भी आएंगे ऐसी कंडीशंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा सर कार्य का क्या ट्रिक है, भाई कार्य, जैसे मैंने कहा यू कंप्लीटेड योर वर्क, कार्य नजर आ रहा है, मैंने कहा यू कंप्लीटेड योर वर्क विच व्हाट आई गैव यू यस्टरडे, जो कल मैंने तुम्हें दिया था वो आज तुमने पूरा कर लिया, है ना। यू कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया, व्हाट आई गैव यू, तो कार्य क्या कार्य क्या, जो मैंने आपको दिया, ठीक है। चलिए और क्या है, आपसे मैंने कहा जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग कल नोट्स तैयार कर लेना, तो आपने कहा कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय नोट्स, है ना, व्हाट यू टोल्ड मी, जो आपने मुझसे कहा था वो मैंने पूरा कर लिया, या आपने जो मुझसे कहा था या आपने मुझसे जो बोला था, है ना, तो वो आपका क्या है, कथन है। और कार्य में क्या है, ठीक है, मैंने कहा आई अरेंज द फाइल, है ना, मैंने फाइल अरेंज कर ली, ठीक है, विच आई वॉन्ट सॉरी आई अरेंज द फाइल, आई अरेंज द फाइल व्हाट सर गैव मी, जो सर ने मुझे दी थी वो सारी मैंने क्या कर दी, अरेंज कर ली, ठीक है। आई टाइप्ड ऑल द नोट्स व्हाट सर टोल्ड मी, या व्हाट सर गिव मी वर्क, है ना। इस तरीके से क्या किया जाए, आपने तो यानी और ही एक एग्जांपल बना दिया, अच्छा ठीक है ठीक है, तो यहां पर क्या करने का, आपको कुछ नहीं करने का, बस ये चीज याद रखना है कि या तो आपको स्पीच सारी दिख रही है या तो आपको कोई वर्क दिखेगा, ठीक है। वर्क आपको समझना है, जैसे आपकी मम्मी ने कहा बेटा आटा पिसा लाना, ठीक है, अब आपको यहाँ वर्क दिख रहा है ना, आपको क्या करना है, आटा पिसता है क्या, गेहूं पिसता है, ठीक है, गेहूं पिसा लाना। तो आपने कहा कि सर जो मेरी माँ ने कहा था, है ना, वो मैंने कर दिया, तो जो मेरी माँ ने कहा था यह स्पीच है, लेकिन मैं आटा पिसा लाया जो कि मम्मी ने काम दिया था, ठीक है, तो जो मम्मी ने काम दिया था वो मैंने पूरा कर लिया, तो यहाँ पे जो मम्मी ने कहा था वो काम पूरा किया, तो कार्य आपका एक्शन दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको व्हाट का प्रयोग करना है। तो होप क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड कंजक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोटेड एवरीवन, सभी ने इसको नोट कर लिया। एग्जाम्पल देखा जाए तो ऐसा क्या है, सर आपने ये क्या लिख दिया था समझ में नहीं आया, तो देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा जॉन इज द बॉय, John is the boy and who reads his book. देखो मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आपको क्या नहीं करना है, एंड्स का प्रयोग नहीं करना। When we sleep, night, देखो जॉन इज द बॉय, जॉन लड़का है, एंड और हु रीड्स और वह पढ़ता है, हिज बुक अपनी किताब, व्हेन जब वी स्लीप एट नाइट जब हम रात को सो जाते हैं, जमा दिया सब, जब हम रात को सो जाते हैं तो जॉन एक लड़का है जो है ना रात को किताब पढ़ता है, तो यहां पर याद रखिएगा जॉन इज द बॉय, तो बॉय क्या है यहां पर, नाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या बन रहा है आपका, हु, मतलब जो, ठीक है,
तो आपको पता है कल पढ़ाया था कि हु का प्रयोग कब करते हैं, जब लिविंग थिंग्स होती है पर्सन्स के लिए। तो हु की जगह पे क्या किया है, मतलब इट मींस बॉय की जगह पे हमने हु रखा है। ठीक है, जॉन एक लड़का है जो रात को किताब पढ़ता है, मतलब जो पढ़ता है क्या, अपनी किताब, कब, जब सब लोग सो जाते हैं, व्हेन वी स्लीप एट नाइट, जब हम रात को सो जाते हैं। तो यहां पे ऐसी कंडीशन में मैंने आपसे कहा है कि ये जो एंड है इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, कोई भी हो, रिलेटिव प्रोनाउंस कोई भी हो, हु हो, व्हाट हो, हुज हो, विच हो, एंड का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना है। एक एग्जांपल और चाहेंगे देखना, चलो देख लो, एक और एग्जांपल देख लो भाई। मैंने कहा इट इज आर सोल्जर्स, इट इज आर सोल्जर, क्या होता है सोल्जर मींस, it is our soldiers and who are always ready, always ready to serve our nation, to serve our nation। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ। इट इज आर सोल्जर है ना, इट इज आर सोल्जर्स, ठीक है, इट इज आर सोल्जर्स, ये हमारे सैनिक हैं, ठीक है, इट इज आर सोल्जर्स, ठीक है। एंड हु आर ऑलवेज, एंड हु आर ऑलवेज, जो हमेशा तैयार रहते हैं, टू सर्व आवर नेशन, हमारे देश की सेवा के लिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको बताया है वो करना है कि ऐसी जगह पे एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज आर सोल्जर हु आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर नेशन, ठीक है, एंड को हटाना है, बस इतना सा आपको काम करना था, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ सभी का। इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, यही तो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो इसको मैं कर दूंगा, इसको ए पार्ट है ना, और इसको कर दूंगा बी पार्ट, और इसको कर देंगे अपन सी पार्ट, इसको कर देंगे आपको डी पार्ट, और अगर कोई एरर नहीं है तो इसमें लिख देंगे है ना नो एरर। यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है आपका। इट इज आर सोल्जर एंड हु आर, तो अगर आपको बताना पड़ेगा कौन सा पोर्शन होंगे तो आप ऑप्शन बी लगा के आओगे, ठीक है, ऑप्शन बी। आपको उसमें किससे आपका विकल्प आता है तो विकल्प चूज करना आपको। एंड कंजक्शन की जगह कोमा लग सकता है क्या, कोमा काय को लगेगा बेटा, कोमा की जरूरत ही नहीं है, क्यों लगाएंगे कोमा, हम तो जब सीधा डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो कोमा क्यों लगेगा। कोमा तब लगता है जब दो अलग अलग चीजें होती है, जैसे मैंने कहा कप, ग्लास, बाल्टी, तो कोमा लगाते हैं ना, सागर, भोपाल है ना, रीवा, तो कोमा लगाते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना बस उस पर ध्यान दीजिए, जो पेपर में आता है वही बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे ऐसे एंड वाली कंडीशंस आएगी, और आपको ये रिकॉल करना होगा कि एंड नहीं लगता है ना, रिलेटिव प्रोनाउंस में एंड का प्रयोग नहीं होता है। बस सीधा सीधा आपको दिख गया, तुरंत वही वाला पोर्शन बता देना कि रॉन्ग है। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन। एक और नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे आपने देखा हु से बनता हु एवर, ठीक है, हु यानी होता है कौन, और इसमें क्या करेंगे एवर। अब हु एवर का मतलब क्या होता है, जो भी, क्या होता है इसका मतलब, जो भी, ठीक है, हु एवर मीन्स क्या होता है, जो भी, ठीक। अगर यहां पे हुम देखा था अपन ने तो हुम में भी लगा दो हुम एवर, इसका मतलब होगा जिसको भी, क्या होगा इसका मतलब, जिसको भी, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था हुज, हुज यानी किसका, किसकी, किसके, WHO ऐसी हुज, इसमें भी जोड़ दो एवर, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी फिर, जिसका भी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, जिसका भी। फिर अपन ने देखा था विच, WHICH, विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, एवर लगा दो इसमें भी, विच एवर, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, जो भी या जिसको भी, जो भी या जिसको भी, ठीक है, जो भी या जिसको भी। फिर अपन ने देखा व्हाट,
ठीक है, तो व्हाट में भी एवर लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे व्हाट एवर। तो व्हाट यानी अभी बताया था जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो भी, जो भी। ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे, ये सारे वर्ड आदि को कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसका प्रयोग बिना किसी एंटीसीडेंट, बिना किसी एंटीसीडेंट, बिना किसी एंटीसीडेंट, बिना किसी एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद। क्या होता है एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद की किया जा सकता है। ठीक है भाई, हाँ। अब भाई आप कह रहे हो कि सर वॉट एवर एंड हु एवर दोनों में जो भी है। अब अभी आपने पूरा रोल पढ़ा है ना, अभी पूरा रोल पढ़ा है ना, फिर से रिकॉल कर रहे हैं। कौन पूछ रहा था कि सर एक बार फिर रिकॉल कर देना, ठीक है, सुन लीजिएगा। अभी अपन ने देखा था हु यानी क्या था, पर्सन्स के लिए यूज होता है, और किसके लिए यूज होता था, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए बताया था, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या, जैसे मैंने कहा लड़की जो खाना पकाती है मेरी नौकरानी है। तो मैं इधर आ गया इसलिए क्लियर नहीं, अब क्लियर हो गया, अभी हो जाएगा। उधर से लाइट नहीं आ रही, अभी क्लियर हो गया। चलिए, मैंने कहा लड़की जो खाना पकाती है मेरी बहन है, तो बात किसकी चल रही है, बहन कौन है, जो लड़की खाना पकाती है। तो जो वर्ड वो कौन है, लड़की है, वो कौन है आपका, पर्सन है, और खाना पकाने वाली काम करने वाली है। तो याद रखिएगा वहां पे अपन हु का प्रयोग कर रहे थे। तो इसी तरीके से याद रखिएगा हु एवर का भी प्रयोग वहां होगा जब किसी नाउन की बात चलेगी, किसी पर्सन में नाउन की बात चलेगी। ठीक है, कैसे, लिविंग नाउन की। अब मैंने कहा जो भी मुझे पैसा देगा, जो भी मुझे पैसा देगा मैं उसका काम करूंगा। तो मुझे पैसा देने वाला कोई सब्जेक्ट ही होगा, तब तो मैं काम करूंगा। तो मैंने कहा whoever will give me money I complete his work, मैं उसका काम करूंगा। तो जो भी मुझे पैसा, ये बताओ पर्सन ही होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन था कि सर फिर किसकी मीनिंग बोल रहे थे आप, वॉट एवर, इसका मतलब भी जो भी होता है। अभी हमने पढ़ा कि वॉट एवर का प्रयोग, वॉट का प्रयोग कहां कर रहे थे, अभी अभी पढ़ा था ताजा ताजा। वॉट का प्रयोग कहां करेंगे बताइए जल्दी से, आप ही लोग बताइए, वॉट का प्रयोग कहां करेंगे। वॉट का प्रयोग हमने पढ़ा था कि जहां पर भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी क्या, जहां पर आपका कथन हो या कार्य हो। तो कथन और कार्य की तो बात ही नहीं है यहां। ठीक है, तो जहां पे भी कथन और कार्य की बात होगी वहां पे वॉट एवर यूज कर लेना। जैसे मैंने कहा वॉट एवर माई मदर टोल्ड मी, वॉट एवर माई मदर टोल्ड मी, जो कुछ भी है ना, या जो भी मेरी माँ ने कहा। वॉट एवर माई मॉम टोल्ड मी इज राइट, जो भी मेरी माँ ने बताया या जो भी मेरी माँ ने कहा। वॉट एवर माई मॉम सेड मी ऑल आर राइट, सब कुछ सही है। ठीक है, जो कुछ भी मेरी माँ ने बताया या जो भी मेरी माँ ने बताया वो सब सही है। ठीक है, जो भी या जो कुछ भी। ठीक है, whoever पर्सन्स के लिए, वॉट एवर आपके कथन या किसी कार्य को, कंप्लीट एक्शंस को दिखाने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद whom ever, whom का प्रयोग, ये किसके लिए था आपका, सब्जेक्ट के लिए। ये किसके लिए था आपका, ऑब्जेक्ट के लिए। whom यानी होता है जिसको, जिसको मैंने पैसा दिया भाग गया। तो काम कौन कर रहा है, मैं तो सब्जेक्ट हूं, लेकिन जिसको दिया तो वो भाग गया। कौन भाग गया, जिसको पैसे दिए थे। इसका एंटीसीडेंट क्या बना, जिसको पैसे दिए थे तो भाग गया। भागा कौन, जिसको पैसे दिए थे। तो जिसको पैसे दिए थे वो भाग गया, है ना। whom I gave the money
रन अवे, भाग गया। whom I gave the money, क्या बताया था कि whom के बाद हमेशा क्या मिल जाता है, सब्जेक्ट। जैसे यहां पे मैंने कहा whom I, जिसे मैंने, whom I, whom you, जिसे तुमने, है ना। तो whom के बाद आपका I, we, you, they, ये सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। जबकि who के साथ मैंने क्या बताया था, who के साथ आपका सब्जेक्ट नहीं आता है। ये कल आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। चलो अब आगे देखते इधर। तो whomever, जिसको भी, है ना, जिसको भी तुम पढ़ाते हो, ठीक है, वो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है। तो जिसको भी तुम पढ़ाते हो फर्स्ट डिवीजन पास होता है। जिसको भी तुम पैसे देते हो, है ना, जिस किसी को भी तुम पैसे देते हो, कौन है सब्जेक्ट, तुम हो, क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो। जिसको दे रहे हो वो ऑब्जेक्ट है। तो जिसको भी तुम पैसे देते हो, ठीक है, वो खा जाता है। खा जाता मतलब हड़प लेता है या नहीं लौटाता है, ठीक है। जिसको भी तुम, है ना, जिसको भी तुम अपना मानते हो, वो तुम्हें धोखा देता है। तो जिसको भी तुम अपना मान लेते हो, है ना, whomever you believe, whomever you believe he deceived you, वो तुम्हें क्या करता है, धोखा देता है। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। whosoever क्या कहा था, रिलेशन, जिसका मोबाइल मेरे पास है वो यहां नहीं है। whose mobile I have is not present here, तो जिसका मोबाइल मेरे पास है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। whosoever, तो यहां पे अब मैंने कहा जिसका भी, whosoever मोबाइल I have, ठीक है। तो जिस किसी का भी या जिसका भी, तो whosoever, तो whose से बना whosoever। whichever, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो भी या जिसको भी। मैंने कहा जो भी चीज तुम मुझे देते हो मेरी बहन छीन लेती है ना। whichever you gave me, whichever you gave me, जो भी तुम मुझे देते हो या दिया मुझे, मेरी बहन छीन लेती है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है, लेकिन ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो जाता है, ठीक है। कोई वस्तु के लिए, कोई जानवर के लिए होता है। विथ एग्जाम्पल बताइए बेटा, कल बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे और अब इतने सारे एग्जाम्पल ही बोल रहा हूं मैं, है ना, इसलिए मैंने आपको क्या किया कि एग्जाम्पल पे फोकस करना है। अभी यहाँ पे इसके और एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करूंगा, अभी केवल समझा रहा हूँ, कल की क्लास को रिकॉल करवा रहा हूँ। व्हाटएवर बता दिया, है ना। आदि को क्या कहते हैं, कंपाउंड रिलेटिव। अभी आपने देखा था ये क्या था आपका, हु, है ना, हु, whom, whose, which, what, ठीक है। ये सारे क्या है, who, whom, whose, which, what, ये सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन थे। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन थे, कौन से थे, रिलेटिव। लेकिन इसके साथ जब एवर जुड़ जाए, whoever, whomever, whosever, whichever, whatever, याद रखिएगा ये फिर आपके क्या बन जाते हैं, कंपाउंड रिलेटिव। कंपाउंड क्योंकि दो वर्ड जुड़ रहे हैं, एक हु और फिर एवर, सबके साथ एवर जुड़ रहा है, तो ये क्या बन गए, कंपाउंड बन गए, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आपने कहा कि सर इसके ऊपर एग्जाम्पल, होप ये आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं, सर ये क्लास का मैसेज ग्रुप में नहीं आता क्या, आता है बेटा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम से यू कैन कांटेक्ट टू सर, है ना, सर से कांटेक्ट कर लेना, कुछ भी ऐसी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो तो, है ना। मैसेज तो वैसे जाता है सबको। चलो जैसे मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं, देखो वॉट एवर, क्या हुआ, जो कुछ भी, वॉट एवर यू आर टेलिंग मी, कम्युनिकेट हो गया, यहाँ पे सेड आ गया। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि वॉट एवर, वॉट के साथ क्या होता है, वॉट के साथ मैंने आपको बताया था ना, कथन आता है। तो देखो कथन है, वॉट एवर यू आर टेलिंग मी, जो कुछ भी या जो भी तुम मुझे बता रहे हो, टेलिंग मी इज नॉट करेक्ट। देखो और एग्जांपल, वॉट एवर यू आर टेलिंग मी, जो कुछ भी तुम मुझे बता रहे हो, इज नॉट करेक्ट, बता रहे हो, यहाँ पे कथन है ये, ठीक है। टेलिंग मी, सर डिजिटल बोर्ड कब तक लग जाएगा, ये क्या है बेटा, डिजिटली बोर्ड तो है और क्या है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो।
चलिए, वॉट एवर यू आर टेलिंग मी इज नॉट करेक्ट, है ना, जो कुछ भी तुम मुझे बता रहे हो वो सही नहीं है। ये डिजिटल बोर्ड ही है, ठीक है, नॉट डिजिटल, स्मार्ट बोर्ड क्या हो गए। चलिए, तो यहाँ पे वॉट एवर, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने कहा जो कुछ भी तुमने मुझे दिया इज आर्टिफिशियल, विच एवर, क्योंकि नॉन लिविंग है, विच एवर थिंग्स की बात हो रही, विच एवर यू गैव मी, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया, विच एवर यू गैव मी इज आर्टिफिशियल, कैसा है, आर्टिफिशियल है, नकली है, ठीक है, विच एवर यू गैव मी इज आर्टिफिशियल। तो यहां पे देखिए वॉट एवर, विच एवर ऐसे ही प्रयोग होगा। पेपर में क्वेश्चन बस ऐसे ही आएगा कि विच एवर वॉट एवर रख करके फिर आपका कुछ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चेंज कर देगा। इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इस पे आपको टेंशन नहीं लेना, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं। चलो, जहां पे क्वेश्चन आएंगे वो आपको बताऊंगा, ये तो केवल इसलिए बता दिया कि कभी आपको ध्यान में रहे, ठीक। अगला आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बताइए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जल्दी से बताइए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है, जिस प्रोनाउन का, ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा दोनों में से कोई एक, है ना, दोनों में से कोई एक या एक भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में किसी की शादी है, ठीक है, और आपके पापा दो ड्रेस ले आए, कहने लगे बेटा इनमें से कोई एक ले लो, तो दोनों में से कोई एक, अब आपका मन दोनों पे आ गया लेकिन लेना तो एक है ना। या कभी कभी ऐसा होता है आपको लगता है कि नहीं सामने वाले ने तो और अच्छा लिया हुआ है, तो आप देखते हो कि ये दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं, तो इस कंडीशन में दोनों में से एक या दोनों में से कोई नहीं, इस कंडीशन को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। खैर अपन को सीधा सीधा आना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से, तो पहला हम लोग बात करते हैं ईच, है ना। ईच, ईच का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से, व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने, में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए, क्या कहा भाई यहां पर, मैंने कहा दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए, दो या दो से अधिक, या तो दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, हाँ, टू या मोर देन टू, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में मान लीजिएगा अभी यहाँ 18 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि 18 बच्चे, है ना, हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक बच्चा, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध, हर एक बच्चा यहाँ इंटेलिजेंट है, कोई कमजोर नहीं है, ठीक है। ऊपर नीचे लेवल जरूर हो सकता है लेकिन यहाँ पे हर बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए मैंने कहा दुनिया में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि नहीं हम खाना छोड़ दें, हमें तो पानी से मतलब, आप सोचो हमें पानी से मतलब नहीं है, हमें खाना से मतलब है, तो ऐसा नहीं है, प्रत्येक चीज, हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, दो हो या दो से अधिक हो, और प्रत्येक का एक एक का बोध कराने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच का प्रयोग करते हैं। ये आपका कंजक्शन में भी मिलेगा, किसका प्रयोग करेंगे, ईच का, हाँ सेम है वही, इधर नीदर वाला जो पढ़ाया था वही कंडीशन है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, एग्जांपल देख लो, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था वैसे, ये ईच के साथ जब ऑफ लगाते हैं तो याद रखिएगा इसके साथ गिनती बढ़ जाती है, ईच ऑफ द फोर, ईच ऑफ द फोर, है ना, इसको दे दिया हमने पोर्शन ए, फिर मैंने कहा ग्रेट each of the great tragedies
ठीक है, ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, है ना, उसमें भी हमने क्या किया, ए पार्ट दे दिया, है ना, और बाय शेक्सपियर, इसको दे देते अपन बी, और फिर उसके बाद इज वर्थ रीडिंग, इज वर्थ इज वर्थ रीडिंग। भाई ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, यहां पर देखो क्या है, ईच ऑफ द 4, ईच ऑफ द 4, गलती क्या है, गलती फाइंड करना आपको, तो पूरा का पूरा वाक्य क्या गलत है या सही है, ईच ऑफ द 2 बॉयज, बेटा ईच ऑफ बॉयज है ना, ईच ऑफ द 2 बॉयज, एक चीज याद रखना है, जब ऑफ लगता है तो लगता है आपकी गिनती के लिए आगे, तो ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज मतलब प्रत्येक प्रत्येक मतलब ये जो 4 ट्रेजेडीज थी या 4 घटनाएं थी, है ना, बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा, इज वर्थ इज रीडिंग, तो याद रखिएगा ये 4 ट्रेजेडी थी, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है इज मतलब सिंगुलर, क्यों, क्योंकि एक एक जैसे होता है ना, प्रत्येक बच्चे को मैंने क्या किया, अवार्ड दिया, तो ऐसे नहीं किया कि इकट्ठा आगे बच्चे इकट्ठा दे दिए, नहीं, एक एक बच्चा आया, लेकिन मैंने पूरी क्लास को अवार्ड दिया है, लेकिन कैसे, प्रत्येक को, एक को बुलाया दिया, दूसरे को बुलाया दिया, इस तरीके से, इसलिए यहां पर कैसा सिंगुलर की तरह यूज होता है, क्यों, क्योंकि हमने एक एक, प्रत्येक मतलब हर एक को, तो ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ईच का प्रयोग करना है, पहले ही बाकी ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ा ही चुका हूं, बता ही चुका हूं, तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या आ जाएगा, और क्या ले लें, तो देखो यहां पर शायद मैंने आप लोग को ईच और एनी वन बताया था क्या, इधर देख लीजिएगा एक बार फिर से, अगर मैं बात करूं ईदर, EITHER, ये पढ़ा दिया मैंने वैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एनीवन, ईदर या एनीवन, ठीक है, ईदर या एनीवन की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बताइए, दो व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराने के लिए ईदर का प्रयोग करते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक, है ना, या तो ये या तो ये, तो ईदर का प्रयोग दोनों में से एक, जबकि एनीवन का प्रयोग, तो क्या करेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराना हो तो एनीवन का प्रयोग करते हैं, सिंपल सा याद रखिएगा, ईदर का प्रयोग कहां करते हैं, दो में से एक, है ना, जबकि एनीवन का प्रयोग क्या करते हैं, दो से अधिक में से एक, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये दो में से एक और ये दो में से अधिक में से एक, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हाँ, टू फॉर आइदर और एनीवन मोर देन टू, ठीक है, दो से अधिक के लिए आपको एनीवन का प्रयोग करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख लो यहां पर, ठीक है, और यहां पे बताना है कि सही की गलत, मैंने कहा any one of these two students, any one of these two students can be sent मतलब भेज सकते हैं, can be sent to participate चलो, to participate in the drawing competition, in the drawing competition, drawing competition, चलिए बताइए जरा जल्दी से इसमें, देखो
एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशंस। बताओ जल्दी से, इसमें कुछ गलत है क्या इस पूरे पोर्शंस में, या पूरा पोर्शन ही राइट है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या गलत है। तुरंत पकड़ना है कि यहाँ पे एनी वन लिखा है, और एनी वन क्या होता है? एनी वन का प्रयोग होता है दो से अधिक, और यहाँ पे क्या दो से अधिक की बात चल रही है या दो की बात चल रही है? दो की बात चल रही है। तो मतलब यहाँ एनी वन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको क्या करना है? एनी वन का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? आपका ईदर का प्रयोग होगा। क्यों होगा ईदर का प्रयोग? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ईदर का प्रयोग होता है दो के लिए, और दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग होगा? एनी वन का प्रयोग होगा। ठीक है, एनी वन का प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ इतना सभी को? हाँ, ईदर का प्रयोग दो के लिए और दो से अधिक के लिए आपको एनी वन का प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा आपकी पूरी क्लास है, मैंने कहा इस क्लास में से कोई भी है ना, इस क्लास में से कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्लास में आपका दो से ज्यादा लोग हैं ना, तो एनीवन कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, एनीवन कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। अब ऐसा तो नहीं एक साथ बोल पड़ोगे, एनीवन मतलब इन सभी स्टूडेंट में से कोई भी एक, है ना? इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे केवल दो स्टूडेंट है, तब फिर मैं क्या कहता? तो ईदर, ईदर का मतलब तुम दोनों में से कोई एक, तो ईदर का प्रयोग करते। तो ईदर का जो प्रयोग है दो में से एक के लिए होता है, जबकि एनीवन का प्रयोग दो से अधिक में से एक के लिए होता है। होप सो क्लियर है यहाँ पे? क्लियर तो डन लिखो, जल्दी से आगे बढ़े फिर अपन। डन है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये था आपका क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं और प्रोनाउंस को लेकर के हम लोग बात करें तो इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ी है, जल्दी से बताइए किस किस को याद है इनडेफिनिट प्रोनाउन? बेटा वो नीदर नॉर जो है वो आपका कंजक्शंस में जाता है ना? प्रिपोजिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने नीदर का नहीं बताया। हाँ, केवल नीदर का प्रयोग जरूर कर सकते हो। जहां पे इधर है वहां पे नीदर का प्रयोग कर दो। नीदर का प्रयोग होता है कहां पर? जब दो में से कोई एक नहीं। ठीक है, जैसे मैंने कहा दो में से कोई एक नहीं, नीदर, नीदर दिस बुक आई लाइक, है ना? मतलब इनमें से कोई मुझे बुक्स पसंद नहीं है। तो दो में से, नीदर ऑफ टू बुक्स आई डोंट लाइक, इन दोनों में से कोई बुक मुझे पसंद नहीं है। पार्ट 10 वीडियो अपलोड नहीं है सर ऐप में आपकी क्लास के। ओके, चलिए, जो भी कंप्लेंट्स है आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना? जो भी अपलोड नहीं है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सॉल्व आउट हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। देखो यहां पर मैंने आपसे पूछा है जो क्वेश्चन, उसका आंसर करिए जल्दी से कि इनडेफिनिट प्रोनाउन किस किस को याद है? बताया मैंने इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या था। इनडेफिनिट का कल भी बताया था, डेफिनिट जो चीज निश्चित हो, 3 4 5 6 निश्चित हो। इनडेफिनिट जिसकी कोई गिनती हो ही नहीं, ऐसी कंडीशंस में कल आपको बताया था कि इनडेफिनिट क्या होता है। बताइए जल्दी से इनडेफिनिट पे कौन कौन से नाउन आएंगे? देखो बताया था शॉर्टली, तुम लोग बताओ यार तो मजा आ जाए, रिकॉल हो जाए। आज कल वाले है नहीं क्या? चलो बताओ जल्दी से क्या होगा? someone, anyone, everyone, somebody, anybody, everybody, ये सब चीजें पढ़ाई थी, रिकॉल हो गया होगा आपको तो। ठीक है, चलो समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी। अब बताओ समवन, समवन मतलब कोई, कोई। अब यहाँ पे क्या निश्चित है संख्या? ठीक है, मैंने कहा किसी ने, कोई संख्या निश्चित है क्या? मैंने कहा एनीवन किसी ने, है ना? समबडी, एवरीबडी, है ना? एवरीबडी इज हैप्पी, सभी लोग खुश है। लेकिन कौन, कितने, नहीं पता, निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं, जो चीज निश्चित नहीं है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट, है ना? तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाता है ये। करना क्या था, इसका रूल्स आपको बताई था। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस को रिप्लेस करने के लिए हम लोग ही, हिज या हिमसेल्फ का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपको इसको रिप्लेस करना होता है तो याद रखिएगा किसका प्रयोग करेंगे? ही का, हिम का या
हिमसेल्फ का। ये कौन सी बला बता दी सर आपने, आज तो समझ में नहीं आया। ठीक है, सुनना ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो आप अगर आप आई लिखते हो, है ना, और इस आई का आपका पता है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी। ठीक है, पोजीशंस क्या बनता है, माय। ठीक, और एग्जेक्टिव क्या बन जाता है इधर, माई, है ना, आई मी माय माई। यू का क्या बनता है आपका, यू का यू, इधर योर, इधर योर्स। ठीक, वी का क्या बनता है, वी का क्या बनेगा, अस, आर और आर्स। ठीक है, दे का क्या बनेगा, देम, देयर और देयर्स। ही का क्या बनेगा, ही का हिम, हिज और हिज। शी का क्या बनेगा, शी का हर, शी का हर, इधर भी हर और इधर हर्स। होप सो ये आपको याद होंगे कि यहाँ पर ये आई वी यू दे, आई वी यू दे, है ना, ही शी और ये इट, ये आपके क्या थे, सब्जेक्टिव, यानी कि आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन थे हम ना। उसके बाद हमने बात करी थी मी, यू, अस, देम, हिम, हर, ये आपके ऑब्जेक्टिव। पोजीशन में देखा था माय, आर, योर, ये क्या था आपका एग्जेक्टिव पोजीशन, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोनाउन की बात करी थी, तो माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये पढ़ा था। इसी तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा मैंने अपनी किताब पढ़ी, तो आप क्या बोलते हो, आई रीड माई बुक। तो आई रीड, ये जो सब्जेक्ट है, ये माई अपनी, तो ये इसका पोजीशन बना, है ना। वी होता तो आर होता, यू होता तो योर होता, दे होता तो देयर होता, ही होता तो हिज होता, शी होता तो हर होता। इसी तरीके से जब आपका, याद रखना, इसी तरीके से जब आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये तो डेफिनिट है ना, ये तो डेफिनिट है ना, आई वी यू दे निश्चित है। लेकिन जब इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी कि जब आपका समवन लिखा मिल जाए, समबडी लिखा मिल जाए, एनीवन मिल जाए, एनीबडी मिल जाए, एवरीवन मिल जाए, एवरीबडी मिल जाए, है ना, तो ऐसी कंडीशंस में जब आप इसका पोजीशंस बनाओगे तो याद रखिएगा सारे पोजीशंस में आपको ही, अगर सब्जेक्ट होगा तो ही, ऑब्जेक्ट होगा तो हिम, और यदि पोजीशंस होगा, है ना, तो हिमसेल्फ, ये आपका रेसिप्रोकल जैसा होता है ना, उसी तरीके से हिमसेल्फ, ठीक है, तरीके से आपको यूज करना है। ठीक, होप सो जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, क्यों, क्योंकि कल आपका एक क्लास में रिविजन करवाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें। आप में से कितने लोगों को ये ऊपर वाला तो पता ही होगा ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोजीशंस क्या होता है, और पोजीशन में भी एग्जेक्टिव पोजीशन और प्रोनाउन पोजीशन, ये सब मैंने शुरू में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने शुरुआत से मेरी क्लास कंटिन्यू रखी है तो ये चीज याद हो जानी चाहिए अब तक। अगर आपको ये याद हो गया है तो फिर आपको इतना बता रहा हूं कि यहाँ पर ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। ये आई वी यू दे ही शी इट क्या है, ये भी प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, तो आपने कहा था सर ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन थे, आई वी यू दे ही शी इट, पर्सनल, क्योंकि पर्सनल वर्ड में लिखा है पर्सन, इस पर्सन से पर्सनल हुआ क्योंकि ये पर्सन के लिए लगता है। अगर मैंने कहा मैं, तो एक आदमी है ना, हम आदमी है, तुम आदमी है ना, तो आई वी यू दे ही शी इट, ये पर्सन्स होते हैं, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा गया। लेकिन यहाँ पे समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये भी पर्सन्स के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है। एनीवन, एनीवन में कोई, कोई कौन, ठीक, तो यहां पर ये निश्चित नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ऐसे इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए जब हमें पता नहीं होता है और इसका आपको यदि ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे ही का ही हो जाएगा, हिम हो जाएगा, या हिमसेल्फ हो जाएगा, या फिर हिज हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है।
अभी मैं एक सेंटेंस आपको लिख के बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। पहले मुझे ये बताओ, इज इट क्लियर ऑल? यहाँ पे इतना समय है कि यहाँ समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनके साथ ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज, इसका प्रयोग करना है। यहां तक ये क्लियर हो गया, किसकी जगह इसका प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखा जाए, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चंस क्या रहेगा पेपर में। ठीक है, कंटिन्यू। चलेगा, टू बी कंटिन्यू। नेटवर्क इशू हो गया था कुछ। ओके, अभी दिखाई दे रहा है सभी को? अभी दिख रहा है? ओके, चलिए, मैंने कहा ईच ऑफ यू, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा ईच ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर, मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड, एज आई डिड। कोई दिक्कत नहीं, आपको हिंदी समझ में नहीं आए ना आए, देखो ध्यान से, ईच ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड। मैंने आपसे एक चीज कहा है, अच्छा एक चीज समझिएगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, याद रखेगा ये हमेशा कैसे होते हैं, कैसे होते गाइस, सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर। इसके साथ नाउन कैसा आएगा, नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। तो ईच हो, एवरी हो, ईदर हो, नीदर हो, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। नाउन कभी भी आएगा, अगर लिखा होगा ईच गर्ल, ईच गर्ल्स नहीं, एवरी गर्ल, एवरी गर्ल्स नहीं, ईदर गर्ल, ईदर गर्ल्स नहीं, नीदर गर्ल, नीदर गर्ल्स नहीं, तो हमेशा नाउन सिंगुलर रहेगा। फिर वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। मैंने कहा ईच गर्ल इज हैप्पी, ना कि ईच गर्ल आर हैप्पी, है ना। ईच गर्ल हैज बुक, नॉट ईच गर्ल हैव बुक। तो याद रखेगा इसके साथ नाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी, बी नोटेड दिस पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट, यदि इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ, है ना, इन सभी के साथ क्या हो, इन सभी के साथ यदि मान लीजिएगा आपका लग जाए ऑफ, क्या लग जाए, ऑफ, तो एवरी के साथ ऑफ नहीं लगता है, ईच, ईदर, नीदर के साथ ऑफ, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा ईच ऑफ 3
गर्ल्स। अब क्या हो गया, अगर अगर मैं कहता कि प्रत्येक लड़की, तो क्या कहता है यहां पे, ईच गर्ल, सिंगुलर। लेकिन जैसे ही यहां पे ऑफ लग गया तो ऑफ के बाद यहां पे जो नाउन है वो कैसा आ गया, प्लूरल। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान से सुनना, ईच गर्ल कहा तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब भी सिंगुलर ही लगाते। लेकिन ईच, एवरी, इधर नीदर के साथ यदि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आए तो फिर से पूछिए, फिर से एक बार दोहरा देता हूं, एक बार फिर बता देता हूं। है किसी को डाउट अब इसमें? फिर से बोल दूं क्या? ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, और इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, यदि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हो जाए तो इसके बाद नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। जैसे अगर यहां लिखा था ईच ऑफ 3 गर्ल, है ना, अब इसको कंटिन्यू आगे बढ़ा दूं, जैसे मैंने कहा ईच ऑफ 3 गर्ल्स, तो यहां आ जाएगा आर, सॉरी, इज इंटेलिजेंट। तो यहां पे वर्ब कैसे आई, इज। पेपर में क्या होगा, पेपर में लिख देगा ईच ऑफ 3 गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। आपको फाइंड करना है कि एरर क्या है। तो मैंने आपको जो रूल्स बताया कि अगर मान लीजिएगा ईच, एवरी, ईदर, नीदर इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ यदि आपका प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगी, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। और यदि आपका प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, जस्ट इसके बाद नाउन आता है, ईच गर्ल, एवरी गर्ल, ईदर गर्ल, नीदर गर्ल, तो वो सिंगुलर ही रहेगी और वर्ब तो सिंगुलर रहेगी ही रहेगी। तो सिंगुलर वर्ब दोनों कंडीशंस में रहेगी। नाउन केवल प्लूरल बनेगा तब जब ऑफ होगा। ठीक, रिपीट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं किसी को? अभी क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए। चलो गुड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ऑफ यू, है ना, ईच ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड। अब देखो यहाँ पे ऑफ तो लिखा है लेकिन यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, और यहाँ पे यू आपका, इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि ऑफ लिखा है ना, और ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल वर्ब, तो यू का तो यू ही रहता है ना। अगर यहाँ पे आपका होता आई तो गलत हो जाता, क्योंकि आई तो सिंगुलर होता है, तो वर्ब प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे ऑफ लिखा है। ईच ऑफ यू, है ना, तुम में से प्रत्येक, तुम में से प्रत्येक, क्योंकि यहाँ पे तुम में से का मतलब तुम लोग में से प्रत्येक, मस्ट मेकअप बनाना चाहिए देयर माइंड एज अ डिड। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ये तो प्लूरल है, ठीक, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ तो ये मस्ट, तो मस्ट अपनी कंडीशन में होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर क्या है, तो फिर पोजीशन देखा जाए, तो पोजीशन में यहाँ पे देखो लिख दिया इन्होंने देयर माइंड। मैंने आपसे क्या बोला है, सिंगुलर, यहाँ पे पोजीशन भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस देयर की जगह पे क्या यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए देयर की जगह पे, अगर सिंगुलर रखना है तो जल्दी बताइए। दे, पूरा टॉपिक उसी पे चल रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले ही मैंने नोट करवाया था, ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करने का है, ना तो दे लगेगा ना तो माय लगेगा। भाई दे तो फिर भी प्लूरल है ना, योर भी नहीं आएगा, योर क्यों आएगा, योर भी तो प्लूरल ही है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसी कंडीशंस में आपको कुछ नहीं लेना है, या तो अगर सब्जेक्ट होता तो ही रखते, ऑब्जेक्ट होता तो हिम रखते, है ना, पोजीशन होता तो हिज रखते, और यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता तो हिम सेल्फ रखते। ठीक, अब बताओ इनमें से क्या रखने का है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये पोजीशन है क्योंकि इसके बाद माइंड आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो पोजीशन इसमें से क्या आएगा, हिज। और कुछ भी हो, कुछ भी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी आए, आपको याद रखना है सिंगुलर के लिए केवल और केवल इसका ही प्रयोग करना है, यही बेस्ट रूल है, और यही आपको बस याद रखना है
कि कभी भी इसका पोजीशंस बनेगा तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर मान लो यहां पर पोजीशन नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता, तो फिर क्या रखते, हिम रखते। क्या रखते, हिम। सब्जेक्ट होता तो क्या रखते, ही रखते। ठीक, अगर मान लीजिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता, मैं खुद ही, तो याद रखेगा फिर वह खुद ही हिमसेल्फ का प्रयोग करते। ठीक है, क्लियर हुआ इतना सभी को? जल्दी से बताइए, क्लियर है? क्लियर है? तो एक लास्ट रूल और, इसके आगे की कहानी फिर अपन कल करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए और बताइए आंसर इसका। everyone must sign, everyone must sign their full name before entering the hall. Before entering the hall. Everyone must sign their full name before entering the hall. फिर वही गलती, फिर से वही गलती। Everyone must, everyone कैसा है यहां पर, कैसा everyone, सिंगुलर। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि इसके साथ आपको नाउन भी आना चाहिए, तो देखो नाउन तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। एवरीवन मस्ट साइन, वर्ब हो गया। ये लिखा है देयर फुल नेम, अपना पूरा नाम, तो मैंने कहा जब ये सिंगुलर है तो ये तो देयर तो प्लूरल है, सिंगुलर करना है। ठीक, तो सिंगुलर करने के लिए क्या बोला था, सिंगुलर करने के लिए आपकी ये लाइन आती है, फिर से बता रहा हूं, ही, हिज, हिम, और जो कंडीशन है वही। अभी यहां पे बताइए, यहां पे ये क्या है, पोजीशन है ना, देयर फुल, देयर फुल, तो क्या होगा, हिज फुल नेम। बस इतना ही तो करना ही है। ईच हो, एवरी हो, एवरीवन हो, समवन हो, समबडी हो, एवरीबडी हो। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ऐसी कंडीशंस में आपको बस ये याद रखना है, यही यूज करना है, ना तो आपको अवर, अवर्स, अस, है ना, और आवरसेल्व्स, है ना। इसी तरीके से जाए योर, योर्स, योर्स, है ना, दे, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, इनका किसी का प्रयोग नहीं करना है, सबको भूल जाओ, बस एक याद रखो ये। और हमेशा एवरीवन, है ना, समवन, एनीवन, कभी भी इनका प्रयोग जो अभी लिखा है मैंने आपको, इनका प्रयोग कर रहे हो, और इसके साथ कभी भी आपको चाहे रिलेटिव प्रोनाउंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, किसी भी कंडीशन में याद रखना वो हमेशा सिंगुलर में जाएगा। और सिंगुलर में क्या, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हिम लगा देना, है ना, पोजीशन होगा तो हिज लगा देना, और यदि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा तो हिमसेल्फ लगा देना। तो अभी तो फिलहाल अपन इसको पढ़ा नहीं, इसको छोड़ दो, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है, हिज करना है। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर हुआ सभी को, डन है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए ठीक है, सो ये आपका लगभग प्रोनाउंस खत्म हो गया। एक दो रूल्स और है जो कल आपकी क्लास में मैं यहाँ खत्म करवा दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कल की क्लास थोड़ा सा अपनी लंबी रहेगी, है ना, मे बी 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है, टाइम अपना निकाल के रखिएगा। ठीक, कल अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, रिविजन से एक बार अच्छे से शॉर्टली करवा दूंगा, और प्लस इसके बाद कल आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हाँ बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, कल आपका रेसिप्रोकल बचा हुआ है, रेसिप्रोकल बचा हुआ है आपका, रिफ्लेक्टिव भी बचा हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी बचा हुआ है, वो कल करवा दूंगा मैं। कल 2 से 4 रख लिया जाए क्या, 2 से 4, 2 से 4, 5 भी चल जाएगा, चलेगा क्या? इंग्लिश क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आता है, नो सर, यस सर, 12 बजे से संडे है बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, 2 से 5 रख लेते, मैं भी अपने काम से फ्री हूँ, आप भी फ्री होगे, दिन का टाइम सब सोते ही हो। मॉर्निंग क्लास है 4:30 से,
हाँ तो 2 से 4 अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कंटिन्यू 4:30 से आप क्लास कर लेना जीके की। ठीक है, चलिए। और अगर मे भी पॉसिबल रहा तो मैं आपकी 1-1:30 बजे से भी क्लास करवा दूंगा, है ना। बाकी आप लोग को मैं अभी सर से बोल दूंगा तो वो आपको मैसेज डाल देंगे जैसे भी क्लास होगा। ठीक है, चलिए। बाकी अभी कंफर्म करके मैसेज डलवा देता हूँ सर से। नहीं बेटा, एक्चुअली में मेरे का फिजिकल है ना, मेरी फिजिकल क्लासेस चल रही हैं आपकी। ठीक है, अभी क्योंकि पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए मैं मॉर्निंग में फिजिकल क्लास देता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मॉर्निंग में दिक्कत है। ठीक है, बाकी जैसा भी होता है फिर आपको कंफर्म करके सर से बताते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में कल एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल।